नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार हमारे देश में बेहद बेलगाम है, बेकाबू हो रही है और इसे रोकने के लिए लगातार नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। पाबंदी से लेकर वैक्सीनेशन तक के कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना से निपटने के उपायों पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के अग्रणी डॉक्टर से बातचीत की। उस वर्चुअल बातचीत में शामिल कुछ डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ इस शो में मौजूद रहेंगे। हम उनसे बातचीत में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना से युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान क्या है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है। चाहे आम नागरिकों को कोरोना नियमों के प्रति जागरूक होना हो या कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाना, पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना से जंग में हमेशा अग्रिम मोर्चे पर नजर आते हैं। कल भी पीएम मोदी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ खड़े अग्रणी डॉक्टर्स से वर्चुअल बातचीत की। ये वीडियो उसी बातचीत का है। वर्चुअल संवाद में पीएम मोदी ने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इन्हीं की कड़ी मेहनत और देश की रणनीति के कारण हम वायरस की लहर नियंत्रित करने में सक्षम रहे। उन्होंने डॉक्टर से कोविड के उपचार और रोकथाम को लेकर उड़ रही अफवाहों के खिलाफ लोगों को शिक्षित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग दहशत का शिकार न बने। मोदी ने कहा कि इसके लिए उचित इलाज के साथ साथ अस्पतालों में भर्ती मरीजों की काउंसलिंग पर भी जोर दिया जाना चाहिए। मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने डॉक्टर्स से आग्रह किया कि वो अधिक से अधिक रोगियों को टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। कल ही सरकार ने कोरोना टीकाकरण में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को शामिल करने का ऐलान किया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग टीका लगवा सकेंगे। हम विज्ञापन नहीं दे रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। वो डॉक्टर से मीटिंग हो, वैक्सीनेशन की तैयारी की मीटिंग्स हो, वैक्सीन लगाने की योजना हो, एक एक पड़ाव में मेरा भारत सुरक्षित रहे, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास दर प्रयास कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन का दायरा बढ़ाने की मांग विपक्ष काफी समय से कर रहा था, लेकिन कल जब इसका दायरा बढ़ा तो विपक्ष की प्रतिक्रिया भी देख लीजिए। हम स्वागत करते हैं सरकार के इस निर्णय का कि हर वयस्क 1 मई से वैक्सीन लगा सकेगा और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इन बातों और इन सुझावों को माना। मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ आज देशवासियों को कि पिछले 13 दिन में हमारा वैक्सीनेशन, हमारा टीकाकरण करीब 38% कम हो गया। और वो इसलिए कम हुआ क्योंकि सरकार के पास वैक्सीन है ही नहीं, किल्लत हो गई है वैक्सीन की। सराहना भी और सवाल भी। ऐसे में विपक्ष को बीजेपी की नसीहत है कि पीएम मोदी के साथ टीम बनाकर कोरोना से जंग लड़ें तो बेहतर है। हम सब राजनीतिक दलों को इससे ऊपर उठकर टीम इंडिया बन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगना चाहिए और इस लड़ाई को कोरोना वॉरियर बन के लड़ना चाहिए। कोरोना से जंग बड़ी है। आज भी 2.5 लाख से ज्यादा केस आए हैं। ऐसे में पूरा देश इस वक्त डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ और वैक्सीन कंपनियों की तरफ देख रहा है, जो इस लड़ाई के अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं। आज तक ब्यूरो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना कब खत्म होगा और उसके बाद कोरोना से जो लोग मरीज हैं उनको इलाज कैसे मिले, वो कैसे ठीक हों, दवाइयां रेमडेसिविर हो या फिर ऑक्सीजन क्या उन्हें मिले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के अग्रणी डॉक्टर्स के साथ कल क्या प्लान बनाया है। उनमें से कुछ डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी, मेदांता द मेडिसिटी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर गुलाम भंसाली जी, एमडी, एफसीपीसी, कंसल्टेंट फिजिशियन, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, जो कि चीफ न्यूरोसाइंस सेंटर एम्स से हैं। डॉक्टर अनिल कुमार, एचओडी, सर्जरी एंड इमरजेंसी,
एम्स पटना से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद और आज तक पर स्वागत। डॉक्टर अरविंद, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप लोगों के साथ बैठक हुई तो उसमें फोकस क्या था? फोकस ये था कि इस वक्त जो कोरोना फैल रहा है, जो मरीज संक्रमित हो चुके हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जाए, कैसे उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, या कुछ और? डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरविंद हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? अच्छा, सॉरी सईद जी, आपने ये सवाल मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपने मुझे डायरेक्ट किया था ये क्वेश्चन। सईद जी, पहले तो इस शो में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस मीटिंग में मैं पर्सनली शामिल नहीं था। मेरे हॉस्पिटल के चेयरमैन जो है वो डॉक्टर रेहान वो शामिल थे, लेकिन उसके बारे में मुझे पूरा ज्ञान है और आपके सवाल का जवाब मैं उस ज्ञान के बेसिस पे दे सकता हूँ कि इस समय जो एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही सीरियस स्थिति जो बन गई थी, जिसमें बिस्तरों की किल्लत, आईसीयू बेड्स की किल्लत, वेंटिलेटर्स की किल्लत, दवाओं की किल्लत और जो लोग जिनकी मृत्यु हो जा रही है उनके क्रीमेशन तक के जगह पे 24-24 घंटे की वेट, तो ये एक बहुत ही सीरियस स्थिति बनी है और जो बहुत ही सडनली 10, 12, 15 दिन के अंदर तैयार हुई है। ये मीटिंग प्राइमरीली उसके लिए बुलाई गई थी कि इसके कारण कुछ भी रहे हों, इसको इस समय समन्वित तरीके से किस तरह से बेस्ट तरीके से इसको अप्रोच किया जा सकता है। तो उसमें बेड्स की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, जो दवाओं के बारे में इतना गड़बड़ हो रही है उसको कैसे सहायता किया जाए। बेड्स की जितनी किल्लत है, वास्तव में बेड्स की किल्लत है, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो किल्लत दिख रही है लोगों के डरे होने की वजह से कि किसी को भी जरा सा भी कुछ होता है वो चाहता है कि मैं एडमिट हो जाऊं। बहुत सारे लोग जो एक्चुअली घर पे मेंटेन हो सकते हैं, मैनेज हो सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करके बेड लेने की कोशिश करें। एक भय का माहौल है। जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिनको दवाओं की जरूरत नहीं है वो दवाएं ले रहे हैं। तो इन सबको एक समन्वित तरीके से कैसे किया जाए, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा था डॉक्टरों की पावर को और उनके रीच को इस्तेमाल करना टीकाकरण को एक समन्वित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। आपको मालूम है कि कुछ कारणों से टीके के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। हमको खुद लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम टीका लगवाएं ना लगवाएं। इतने डिस्कशंस, मीडिया के इतने पॉजिटिव रोल के बावजूद अभी भी बहुत सारे लोगों में टीकों के बारे में भ्रांतियां हैं। तो डॉक्टर्स उसमें बहुत अहम भूमिका अदा कर सकते हैं कि अगर हम इंसिस्ट करें कि वो हर पेशेंट जिसको हम देखेंगे, जो हमारे संपर्क में आएगा, उसको हम टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो उससे ये जो सबसे पावरफुल टूल आज हमारे पास अवेलेबल है, इस टूल को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो बेड की अवेलेबिलिटी, दवाओं की अवेलेबिलिटी, उसको कैसे बेटर ऑर्गेनाइज करें, लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे दूर करें, भय के माहौल को कैसे दूर करें, इन सब से लेकर टीकाकरण तक हर बिंदु पर प्रधानमंत्री जी ने लोगों से सलाह ली, उनको अपने सुझाव दिए और एक समन्वित तरीके से इसको एक टीम इंडिया की तरह आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, उनका आह्वान किया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरविंद, हमें लगता है कि यही महत्वपूर्ण है और यही हो भी रहा है ना। हमारे देश में डर बहुत ज्यादा है। दवाइयां इकट्ठा कर लो, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो घर में रख लो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का घर में इंतजाम कर लो। ये एक जो बात लोगों के मन में बैठ गई है, डॉक्टर पद्मा, डॉक्टर गौतम, ये सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। डॉक्टर गौतम, क्या जो मरीज अभी भर्ती हैं उन्हें किस तरह से इलाज मिल रहा है, कैसे उन्हें ऑक्सीजन मिले, इंजेक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हॉस्पिटल्स में किस तरह से हो, क्या इस पर कोई चर्चा हुई, कोई रणनीति बन पाई है, कोई जानकारी दी गई है? बारे में अलग लेवल से अलग टास्क फोर्स बनाने के बारे में बात हुई। दवाई है इसकी मार्केट। डॉक्टर साहब क्षमा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है।
हम दोबारा आपके पास आएंगे। डॉक्टर पद्मा, अगर ये इसी सवाल का जवाब आप दे दें तो बेहतर होगा मैम। यस, सो जैसे डॉक्टर अरविंद ने बहुत अच्छी तरह बताया कि जो भी कारण से ये नेशनल हेल्थ इमरजेंसी बन गई, तो इस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी जो हमारे पास एक जायंट खड़ा हो गया उसको कैसे लिपटे। सेकंड इज थर्ड वेव आने से पहले कैसे बचाव कहें। एंड थर्ड थिंग इज ऑब्वियसली जो हमारे पास है, एक है अवेलेबिलिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका है कि बेड का, ड्रग्स का, ऑक्सीजन का और प्रोटोकॉल्स का। आई थिंक मोर इससे भी अच्छा इम्पोर्टेंट एक और है सैयद साहब जी, दैट इज हेल्थ पर्सनल। जैसे हमारे पास बेड्स भी है, ऑक्सीजन भी है, ड्रग्स भी है, क्या आपके पास इनफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस एंड ये लोग भी है? रहेंगे क्या? क्योंकि जिस तरह के ये जो पैंडेमिक बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि इवन इन हॉस्पिटल्स जहां भी हम लोग सब काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा सीनियर रेजिडेंट्स, हमारे नर्सेस, हमारे फैकल्टी, ये लोग को भी ये संपर्क हो रहा है। तो व्हेन दे आर आल्सो इन्फेक्टेड, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जिसको भी वैक्सीनेट हुआ उनकी इन्फेक्शन ज्यादा तक माइल्ड ही रही, ज्यादा तक मेजॉरिटी, ताकि वो लोग जल्द से जल्द वापस दोबारा वर्कफोर्स बन के आ रहे हैं। पर फेटीक प्लस अगर ये लोग संपर्क में आ गया तो ये लोग भी वर्क से निकल जाएंगे। तो डू वी हैव दैट काइंड ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर्सनल? तो ये भी हमको देखना होगा कि बेड्स, ऑक्सीजन, मेडिसिन के अलावा हेल्थ केयर पर्सनल भी हमारे पास उतना ही होना है। मतलब वी हैव टू रैम्प देम अप आल्सो टू बी एबल टू डील विद द सिचुएशन। सेकेंड इज जो भ्रांतियां है जिसके वजह से होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड अननेसेसरी प्रेशर्स जो आ रहे हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज जो लोग को हो रहा है, साइकोलॉजिकली दे आर गेटिंग इनटू पैनिक। इसके अलावा ये जो है, आपने देखा कि गैदरिंग्स हमको दे आर मना हो गया, पर वी आर अनेबल टू डील विद द गैदरिंग्स ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन, क्योंकि ये लॉकडाउन वाज इम्पोर्टेंट। माइग्रेंट्स भी आ गया, वो लोग भी एक गैदरिंग ही बन के तो जा रहे हैं, उनका अपना प्रॉब्लम्स है जो हमारा ही प्रॉब्लम है, ऑल ऑफ अस आर इन दैट। तो टू डील विद दिस अ वेरी फाइन लाइन। सो एज डॉक्टर्स, व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, व्हाट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी? जैसे डॉक्टर अरविंद ने कहा, इंडिविजुअली हम सब लोग वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करें कि 100% एटलीस्ट। आपने देखा हेल्थ केयर पर्सनल भी पूरी तरह वैक्सीनेट नहीं हुआ, तो मैं तो कहती हूँ मेरे सारे सीनियर रेजिडेंट्स को मैं अपने साथ ले जाके मैं करवा रही हूँ, क्योंकि वी नीड टू इंडिविजुअली गो एंड मेक श्योर कि वो 100% हो जाए। नंबर 2 कि ये जो भ्रांतियां को दूर कर दे कि प्लीज आप रेमडेसिविर को ये नहीं सोचे कि वो एक मैजिक बुलेट है, पैनासिया फॉर ऑल इविल्स, लाइफ सेविंग है। नो, रेमडेसिविर इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग। लाइफ सेविंग मेडिकेशन इज ऑक्सीजन एंड अ बेड इफ व्हेन इट इज नेसेसरी। तो हमारे पास कोविड लाइफ सेविंग ड्रग है ही नहीं, दुनिया में नहीं है। तो ये गलत फहमियां ना आए कि रेमडेसिविर घर पे ले आए तो वी विल बी सेफ। एंड द थर्ड थिंग इज वैक्सीनेशन, एक शॉट लेके लोग घूम रहे हैं। आपने देखा कोई सम वीडियोस आर गेटिंग वायरल कि मास्क पहनने से इनकार कर देते, दे फील इट इज इन्फिंजमेंट ऑन देयर पर्सनल स्पेस, ये ना हो। तो दीज आर द थिंग्स जो हमारे हाथ में है, एंड वी कैन कीप ऑन। आपके you people journalism are making such an immense contribution। आपके जरिए ये हम पहुंच पाते लोगों को कि ये भ्रांतियां से दूर है। That is in our hands and हमारा प्रोटोकॉल्स बहुत वेरी क्लियर कट बना लिए, वो भी हमारे हाथ में है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए जी, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर पद्मा, और हम लोग लगातार यही बात कर रहे हैं। आप लोगों को लाने का उद्देश्य यही होता है कि आप भ्रांतियों को दूर करें, और बहुत अच्छी बात आपने कही। रेमडेसिविर के बारे में यही कहा जा रहा है, इसे लाइफ सेविंग ही मान लिया गया है, कोरोना का अचूक इसे रामबाण मान लिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप जैसे जब बड़े विद्वान डॉक्टरों की बात सुनते हैं हम लोग, तो हमें विश्वास होता है। डॉक्टर गौतम, अभी समस्या सबसे बड़ी डॉक्टर भंसाली ये है कि जो लोग बीमार हैं उनका इलाज कैसे करवाया जाए, ऑक्सीजन कैसे दी जाए, क्योंकि उनकी सबकी कमी की बात आ रही है। हम इस पर आप सबसे बात करेंगे, लेकिन क्या कुछ ऐसा प्लान बना है कि किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी ना हो? क्या कोई ऐसा प्लान, ऐसी चर्चा, ऐसी बातचीत हुई है
जिसमें ये बात सामने आई हो कि हम कम से कम दवा और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी उपलब्ध करवा पाएंगे और इसमें हम सक्षम हैं। डॉक्टर भंसाली। जी सैयद अंसारी जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत किल्लत बीच में आ रही थी और बीच में हमको मुंबई में भी इसकी समस्या का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी ये चीजें इंटरफेरेंस होने के बाद पीएमओ का, हमारे मुख्यमंत्री जी की उनसे बात होने के बाद में वो थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ। कल ही हमारे पास विशाखापट्टनम से एक ग्रीन कॉरिडोर के तहत एक पूरी ट्रेन आई है ऑक्सीजन की यहाँ पे। सो अभी चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही, क्योंकि अचानक पेशेंट बहुत बढ़ गए थे, अचानक भीड़ हो गया था बहुत सारा मरीजों का, इसकी वजह से ऑक्सीजन थोड़ी सी कमी पड़ रही थी। लेकिन अभी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी रूटीन सर्जरीज थी, इलेक्टिव सर्जरीज थी, उसके लिए गाइडलाइन निकाला गया है कि अभी इलेक्टिव और रूटीन सर्जरीज को बंद कर ले, सिर्फ एसेंशियल सर्जरीज को ही अपन चालू रखें। तो ऑक्सीजन जो है उसमें बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है, वो भी उसमें नहीं होकर के जो कोविड पेशेंट है उसके अंदर लगे। तीसरा, जो हमने महाराष्ट्र में इसके ऊपर किया है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो कितना भी वीआईपी पेशेंट है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हॉस्पिटल का बेड घेर के नहीं बैठे। हॉस्पिटल में, हमारे अधिकतर हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में सारे बेड ऑक्सीजन के बेड हमने करके रखे हैं। हम चाहते हैं वो ऑक्सीजन का बेड सिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको ही मिले। और लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो बहुत जल्दी पैनिक नहीं हुए। आप घर में है, प्रोन पोजीशन में लेटे, उल्टा लेटे, छाती और पेट के सहारे आप लेटे, आपका ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होगा। या राइट लेटर, लेफ्ट लेटर में सीधा लेटने की बजाय उल्टा जितना लेटेंगे, पेट के बाद सारे जितना लेटेंगे, आपका ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होने लगता है। हम हॉस्पिटल में भी ये प्रोन पोजीशन की व्यवस्था करते हैं। हॉस्पिटल आपको तभी आना जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है। सो हम लोग नीडी पेशेंट को वो बेड देवे। आजकल थोड़ा सा भी पॉजिटिव आता है, लोग घबराते हैं, इन्फ्लुएंस लगाते हैं, हॉस्पिटल आने की कोशिश करते हैं। सो मुंबई में हमने ये क्लियर कट गाइडलाइन कर रखी है और हर हॉस्पिटल को ये बोल के रखा है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट नहीं को बेड नहीं देना है, ओनली सिम्प्टोमेटिक पेशेंट ही हम भर्ती करें। रोकना पड़ रहा है आपको। बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। राहुल गांधी को भी कोरोना हो गया है। कोरोना हमारे देश में काफी लोगों को हो रहा है, वीवीआईपीज और नेता भी उसमें शामिल है। राहुल गांधी ने अपने संपर्क में आए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग मुझसे मिले हैं पिछले कुछ दिनों में वो सावधानी बरतें, अपना अपना टेस्ट करवाएं, अपने आप को आइसोलेट कर लें। तो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता को भी कोरोना हो गया है और उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। हालांकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले खुद ही बंगाल में होने वाली अपनी रैलियों को रद्द कर दिया था और उसके पीछे तर्क भी ये दिया था कि क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है तो इसलिए बंगाल में मैं अब कोई अपनी तरफ से रैली नहीं करूंगा, कांग्रेस की कोई रैली नहीं होगी। है तो टीकाकरण बहुत जरूरी है। 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान का 1 मई से विस्तार हो जाएगा। अब हमारे देश में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगने लगेगी। कोरोना को हराने की जंग में जिस फैसले का इंतजार अरसे से हो रहा था वो आखिरकार कल हो गया। अब 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को कोरोना टीकाकरण का रास्ता साफ हो गया है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है। 1 मई से वैक्सीनेशन का चौथा चरण शुरू होगा। इसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सीधे कंपनियों से वैक्सीन लेने की छूट दी है, यानी राज्य सरकारें खुद ही वैक्सीन ले सकेंगी। वहीं वैक्सीन अब बाजार में भी उपलब्ध होगी। 18 प्लस उम्र के लोगों के टीकाकरण पर सरकार जल्द ही प्रोटोकॉल जारी करेगी। अब तक सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन बिल्कुल फ्री दी जा रही है, लेकिन निजी अस्पतालों में वैक्सीन की एक डोज की कीमत 250 रुपए तय है। विपक्षी नेता काफी समय से सबके लिए वैक्सीन की मांग कर रहे थे, लेकिन जब सरकार ने फैसला ले लिया तो देखिए विपक्ष की प्रतिक्रिया। हम स्वागत करते हैं सरकार के इस निर्णय का कि हर वयस्क 1 मई से वैक्सीन लगा सकेगा और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इन बातों और इन सुझावों को माना। विपक्ष फैसले को अपने नजरिए से देख रहा है, लेकिन आम जनता इस फैसले से खुश है।
ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और एक बड़ी अच्छी मूव है मोदी गवर्नमेंट की। एंड आई थिंक कि इससे जल्दी से जल्दी ये जो प्रॉब्लम जो हमारे कंट्री के ऊपर पूरे वर्ल्ड के ऊपर आई है वो जल्दी से जल्दी इरेडिकेट होगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा कि ये नया जो स्ट्रेन है ये सिर्फ ज़्यादातर जवानों को ही हो रहा है, बहुत ऐसा ही बोल रहे हैं, इसलिए उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये। देश में टीकाकरण का काम जोर शोर से चल रहा है। पिछले 94 दिनों में भारत में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। हेल्थ केयर वर्कर्स को लगभग 91 लाख को फर्स्ट डोज और 56 लाख को सेकेंड डोज। फील्ड लेवल वर्कर्स में 1 करोड़ 11 लाख को फर्स्ट डोज और 54 लाख को सेकेंड डोज। 60 साल से ऊपर के देश में करीब 4.5 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और करीब 34 लाख से ज्यादा लगभग 35 लाख लोगों को 60 साल से ऊपर के सेकेंड डोज मिल चुकी है। 16 जनवरी को शुरू हुआ टीकाकरण अभियान वक्त की मांग के हिसाब से कई बदलाव देख चुका है। उम्मीद है लोगों को दी जाने वाली वैक्सीन की डोज कोरोना संक्रमण पर भारी पड़े और भारत इस मुश्किल लड़ाई में विजेता बनकर उभरे। आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले के मुकाबले अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है। लोग ऑक्सीजन की कमी से लड़ते हुए अस्पतालों के दरवाजों तक पहुंच रहे हैं। डिमांड बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन की कमी की खबरें तमाम राज्यों से आ रही हैं। ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है। ऑक्सीजन प्लांट पर लोगों का तांता। ये उत्तर प्रदेश के नैनी इलाके की तस्वीर है। ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर लेने वालों की भीड़ है। प्रयागराज ही नहीं, आसपास के इलाकों से भी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आ रहे हैं। प्लांट के स्टाफ के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी मांग पहले कभी नहीं हुई थी। रोजाना यहां से 1600 से 1800 सिलेंडर की सप्लाई हो रही है। इतनी ज्यादा है कि हर आदमी परेशान है। बड़ी मुश्किलें से एक आध तो सिलेंडर मिलने तो बड़ी तकलीफ से, और हर आदमी परेशान है। यहाँ पे देख लीजिए, लाइट भी नहीं है, और लाइट होती तो आदमी इतना परेशान ना होता। लाइट भी काट रहे हैं, और लाइट वालों को ये सोचना चाहिए कि इतनी देर में कि आदमी परेशान है तो लाइट देना चाहिए था। और हर आदमी देख लीजिए, लाइन लगा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर 22 अप्रैल से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इनमें केवल 9 इंडस्ट्री को छूट है, लेकिन इस आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है। कानपुर में पुलिस टीम ने कुछ फैक्ट्रियों पर छापा मारकर कई ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज कंटिन्यू हो रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ है, इलीगल है। उन जगहों पर उचित विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, FIR कराया जा रहा है, और जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी होगी, और ये भी देखा जाएगा कि उनके खिलाफ इस NSA या गैंगस्टर लगाया जा सके। लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है और आपदा में अवसर ढूंढ रहे लोग अपने फायदे की चिंता में हैं। जरा नोएडा के एक प्राइवेट नर्सिंग होम के स्टाफ की सुनिए और जानिए कि किस तरह ऑक्सीजन अमृत बना हुआ है। आप लोग प्राइवेट नर्सिंग होम से हैं? जी मैम। ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर? जी जी। कितना मिल पा रहा है? मैम अभी जैसे 4-5 सिलेंडरों को लेकर आ रहे हैं, तो 2-3 सिलेंडर ही ऐसे जुगाड़ हो पा रहा है मैम। अभी जुगाड़ हो पा रहा है मैम। नोएडा और आसपास के इलाकों में इंडस्ट्रियल और मेडिकल ऑक्सीजन मुहैया कराने वाले सप्लायर का कहना है कि स्थिति बेहद भयावह है। स्थिति बहुत गंभीर है मैम इस टाइम, और डिमांड मतलब लोगों में पैनिक ज्यादा है। डिमांड इतनी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा ऑक्सीजन की ऐसी मारामारी नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई मिलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं। जितनी हमारे पास ऑक्सीजन
गैस की दिक्कत नहीं है, जितना कि मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो पैनिक ना हो जब तक उनकी 90 बिलो या 85 के आसपास से बिलो ना जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के बहुत सारे डॉक्टर्स से वर्चुअल बैठक की और इस मीटिंग में उन्होंने कोरोना से कैसे लड़ा जाए डॉक्टर्स से बातचीत की और उनकी बातें सुनी। हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की इस नई लहर को काफी गंभीर बताया है। उन्होंने आज तक से कहा है कि कोरोना संक्रमण को अगर नहीं रोका गया तो हेल्थ सिस्टम पर काफी दबाव पड़ेगा। देश का हमारा हेल्थ सिस्टम इतना दबाव झेल नहीं पाएगा। इसलिए अगर हमें इस लड़ाई में आगे जीतना है तो हमें 2-3 चीजें साथ साथ करनी है। हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, कोविड केयर सेंटर्स बढ़ाने हैं, कोविड आईसीयू बढ़ाने हैं, कोविड हॉस्पिटल बढ़ाने हैं, लेकिन साथ साथ हमें पूरा ये प्रयत्न करना है कि हमारे केसेस भी कम हो, क्योंकि अगर केसेस इस तरह बढ़ते रहे तो हेल्थ केयर सिस्टम इतने ज्यादा केसेस को मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें एग्रेसिव एक्शन लेना है, चाहे हम कहें माइक्रो कंटेनमेंट करें, माइक्रो लॉकडाउन एरियाज बनाएं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन करें या सख्ती करें जिससे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एसेंशियल हो, क्राउड्स बिल्कुल ना इकट्ठे हों, क्योंकि ये वायरस जो है ये एकदम आग की तरह फैल रहा है और अगर हम इसके फैलने को नहीं रोकेंगे तो हमारे केसेस बढ़ेंगे और अगर केसेस बढ़ेंगे तो उसी से ही प्रोपोर्शनेट हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ेंगी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और वो एक लिमिटेड अमाउंट है, तो उसमें एक हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन अगले कुछ दिनों में पड़ सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को आपने यहां पर सुना है, काफी गंभीर बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर गौतम भंसाली, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, डॉक्टर अनिल कुमार, आप सभी हैं। डॉक्टर अनिल, आप कुछ देर से हमारे साथ जुड़े हैं। गंभीर बात डॉक्टर गुलेरिया ने यहां पर कह दी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है उन मरीजों से कैसे निपटा जाए, उन मरीजों को कैसे ठीक किया जाए, दवाई ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए कल जो प्लान आया है, आपको लगता है कि वो तुरंत उसे आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार जैसा राज्य है जहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है बाकी राज्य की तुलना में, यहाँ पर और हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं है एम्स पटना की अगर बात छोड़ दें तो। और हम लोगों ने इसके लिए कम्युनिटी आउटरीच को काफी स्ट्रेंथन किया है और कम्युनिटी आउटरीच के तरह घर पे जो भी लोग रहते हैं, जो भी पॉजिटिविटी आती है, हमारा टेलीमेडिसिन ऑपरेटर हर गांव में है ऑलमोस्ट, और उन लोगों को एक गाइडलाइन जो है, जो घर पे रह करके वो इलाज कर सकता है, वो काफी कारगर है। और हम लोग यही एक तरीका है आज के दौर में, बिहार जैसे राज्य में जहाँ की आबादी ज्यादा और हेल्थ सेक्टर बिल्कुल भी बहुत वेल डेवलप नहीं है बाकी राज्य या बाकी देश के जैसा, तो यहाँ पे हमें कम्युनिटी आउटरीच और टेलीमेडिसिन जैसे कंसेप्ट को आगे बढ़ाना होगा और तभी हम कोरोना से सफल हो पाएंगे और इससे जीत पाएंगे। और हमारे रणदीप गुलेरिया सर ने जो बताया वो बिल्कुल सही बोले और मैं इस बात से काफी सहमत हूँ, क्योंकि अगर इसके स्प्रेड को अगर हम लोग समय रहते हुए नहीं कंट्रोल करें तो निश्चित रूप से हमारी हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगी और हम लोग हेल्थ सेवा देने में असमर्थ रहेंगे। गंभीर बात है जो आप यहां पर कर रहे हैं डॉक्टर अनिल। डॉक्टर अरविंद, अब जो मरीज हैं इस वक्त उनके मन में ये डर बैठ गया है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, हमें जो ऐसी दवाइयां हैं जो डॉक्टर पद्मा ने हालांकि क्लैरिफाई किया है, रेमडेसिविर चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे मरीज जो हैं उनको आप किस तरह से समझाते हैं, किस तरह से इलाज करवाते हैं? और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भी उनके परिजनों को भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि घबराएं नहीं, डरे नहीं, डॉक्टर्स पर अगर भरोसा करें, अस्पतालों पर अगर भरोसा करें डॉक्टर अरविंद, तो किस तरह से करें? सईद जी, इस कोविड के बीमारी के तहत में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जितना नुकसान किया है और अफवाहों ने जितना नुकसान किया है, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले किसी बीमारी में किया है। आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा है और मैं बहुत जल्दी इसमें कुछ बड़े क्लियर कट संदेश आपके जैसे पॉपुलर चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस आज भी माइल्ड हैं। लोगों को बुखार होगा, बॉडी एक होगा, कुछ गला खराब होना, नाक बहना, हेडेक होना या उल्टी आना, डायरिया होना, ये सारे सिम्टम्स होंगे। आप अगर सिम्टम्स हैं, टेस्ट कराइए, टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे अहम चीज यह है कि अपनी एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है, उसको लेके अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहे। और वो सारे रोगी जिनकी ऑक्सीजन
93, 94 से ऊपर है, उनको पहली बात ना रेमडेसिविर की जरूरत है, ना उनको स्टेरॉइड्स की जरूरत है, ना उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ना उनको अस्पताल जाने की जरूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ घर पे रह के कुछ अपनी दवाइयां लेने की जरूरत है। अगर आपका ऑक्सीजन फॉल करना शुरू करता है तो पहला स्टेप जो होना चाहिए कि आप पेट के बल लेट जाइए और ऐसे करके गहरा सांस लेकर के उसको ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकने की कोशिश करें। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो इतने ये पेट के बल लेटना और गहरा सांस लेके खींचना, सिर्फ इतना मात्र से उनकी 3-4% ऑक्सीजन बढ़ जाती है और उनको भी ऑक्सीजन लेने की या अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। केवल वो रोगी जिनका ऑक्सीजन इस सब के बावजूद भी 90 से नीचे आ रहा है, या जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, या उनको बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं, केवल उन गिने चुने लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत है। तो अगर हम ये सेग्रीगेशन कर लें तो हमारे अस्पतालों पे लोड काफी कम हो जाएगा। अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर भंसाली, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत ज्यादा प्रभावित है, मुंबई तो और ज्यादा आपके महाराष्ट्र में, पूरे राज्य में मुंबई सबसे ज्यादा डरा रहा है और खतरनाक हो रहा है। वो मरीज जो अस्पताल आ जाते हैं, बाहर इंतजार करते रहते हैं, ना उन्हें डॉक्टर्स देखने वाले होते हैं, ना उन्हें कोई अटेंड करने वाला होता है, और उन्हें लगता है कि हमारा कोई हाल पूछने वाला नहीं है। उन्हें आप क्या सलाह देंगे, और क्या कोई आपका ऐसा सिस्टम है कि अगर इस तरह से हॉस्पिटल्स के बाहर वो मरीज आ रहे हैं तो कोई देखे, कोई उन्हें बता दे, कम से कम डॉक्टर अगर बताता है तो हम विश्वास कर पाते हैं, कोई आता है नहीं, खुला छोड़ देता है, ऐसे में क्या करें डॉक्टर बंसाली? सईद अंसारी जी, पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में और स्पेशली मुंबई के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर चैनल है। यहाँ पे हर वार्ड में वार्ड वॉर रूम बना रखे हैं। हर वार्ड वॉर रूम के अंदर, मुंबई के अंदर टोटल 24 वार्ड है। हर वार्ड के अंदर हमने 10-10 डॉक्टर बैठा के रखे हुए। वो पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव सबसे पहले उनके पास आती है, उनसे पेशेंट से बात करते हैं, उस हिसाब से उनको बेड अलॉटमेंट भी करवाती है और एम्बुलेंस भी उनके घर पे जाती है। कुछ पेशेंट जो पॉजिटिव आ गए एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो 90% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। उसके अलावा जो पेशेंट 5-7 दिन बाद जिनको सिम्टम डेवलप होते हैं वो सडनली हॉस्पिटल भागते हैं, उसमें भी हमने ये अरेंजमेंट करके रखा कि हॉस्पिटल डायरेक्टली उनको एडमिट कर सकता है, लेकिन वार्ड वॉर रूम जो हमने बना रखे हैं वहां पे इन्फॉर्म करना ताकि डैशबोर्ड पे वो बेड माइनस करते रहे। प्लस हमने हर हॉस्पिटल में ट्रायज एरिया बना रखा है जहां पे हमारे डॉक्टर्स रहते हैं, नर्सेज रहते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर होता है, चेक करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। हर ट्रायज एरिया में ऑक्सीजन रखा गया है जहां पे ऑक्सीजन उनको उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये एक सिस्टम हमने प्रॉपर बना रखा है, इसीलिए मुंबई में बेड के लिए मारामारी नहीं है। यस, आपको 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद मिलता है बेड मिलता जरूर है, ऐसा नहीं कि बेड नहीं मिल रहा है और मरीज हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ देता है, ऐसी एक भी शिकायत मुंबई के अंदर स्पेशली नहीं है। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से वापस एक बार बताना चाहता हूं, क्रोनिक पोजीशन जो पेट के बल लेटना ये बहुत जरूरी है। जी, अच्छी बात आपने बताई। फिर ऐसा क्यों हो रहा है दूसरे राज्यों से, हमारी दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से बहुत ज्यादा ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि एडमिशन नहीं मिल पा रहा है? दिल्ली में तो है, हम लोग यहाँ दिल्ली हैं, आप एनसीआर में हैं, नोएडा है, गुरुग्राम है, जगह ही नहीं है। फिर ऐसा यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि सब पैनिक सिचुएशन काफी ज्यादा हो रखी है। अगर आप एनालिसिस करें तो जितने केसेस आ रहे हैं उसमें से 90% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और एक पेशेंट के लिए कम से कम उसके 10 परिजन हर हॉस्पिटल में फोन करते हैं बेड बुकिंग के लिए, 10-10 बेड बुक करवाते हैं जो उनको जरूरत नहीं है। तो लोगों को थोड़ा इसमें सावधान और संयम रहने की जरूरत है। और जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, प्रोनिंग पोजीशन मतलब पेट के बल लेटे घर में ऑक्सीजन सिचुएशन नॉर्मल है, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। जितना अच्छा ट्रीटमेंट होम आइसोलेशन में हो सकता है, घर पे हो सकता है, जहां आप अच्छा खाना पीना वगैरह मिलता है, स्टीम मिलती है, वो हॉस्पिटल में आपको नहीं मिल सकती। और रेमडेसिविर दवाई के लिए इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रेमडेसिविर रामबाण दवाई नहीं है, उससे किसी की मरीज को मरने से बचाया नहीं जा सकता। सिर्फ उसका हॉस्पिटल स्टे अगर 10 दिन होता है तो वो 8 दिन होता है, बाकी रेमडेसिविर का कोई मेजर रोल नहीं है। ये WHO ने भी बोला है, हमारे यहाँ पर अच्छी गई और ईमानदारी से एक बात स्वीकार भी की है। ऑक्सीजन हमारे लिए आपने स्वीकार किया कि घर पे आप ज्यादा अच्छी तरह से अपना इलाज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात और ये हमें समझना भी चाहिए। लेकिन पैनिक होता है, घर के अंदर आपको अपना अच्छा खाना मिलता है, अच्छा सोने को मिलता है, आपका अपना। ठीक है सर। डॉक्टर पद्मा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है
कि बहुत सारे कम उम्र के मरीज भी जिन्हें कोरोना हो रहा है उन्हें हम बचा नहीं पा रहे हैं। बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हमारे देश से सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा। ये हालांकि एक ये आया है सेंटर से कि इसमें ऐसा नहीं है कि यंग पीपल को ज्यादा हो रहा है, पर आमतौर पे देखें कि इट इज ट्रू कि सेकेंड वेव में ज्यादा तक 40% जो इन्फेक्शन है वो यंगर पॉपुलेशन में आ रहा है। तो ये कहा गया आईसीएमआर से एक बुलेटिन में आई है कि पिछले वेव में 50 इयर्स और इस वेव में 49 इयर्स, बट आप 49 इयर्स भी लिए तो वो तो यंग ही है। दूसरी चीज है कि ये डेफिनेटली ये आया है कि इन लोगों में इस सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। 53% ज्यादा रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की इस वाले इन्फेक्शन में। तो ये जो है क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, यंगर पॉपुलेशन है, ये हो भी सकता है कि इनके वायरल लोड भी ज्यादा है। यंग पीपल आर आउट देयर इन दी आउटसाइड इन द एनवायरनमेंट, सो ये लोगों को कोमॉर्बिड ना भी हो सकता है वायरल लोड इनमें ज्यादा है, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आजकल हमने देखा नहीं। पिछले 2-3 महीने में इट हैज गॉन आउट ऑफ द इट्स जस्ट बीन थ्रोन आउट, देयर इज कॉशन टू द एयर। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था ही नहीं, इसके लिए वायरल लोड भी शायद ज्यादा हो, तो इसीलिए मैम थोड़ा सा समय कम है। डॉक्टर अनिल आप थोड़ा लेट आए, आपसे कम बात हो पाई है, लेकिन डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर गौतम, डॉक्टर पद्मा, आप तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें यहां पर बताई हैं और आप लोगों की बातें सुनकर हमें राहत मिलती है। हम लोग आशान्वित होते हैं और जो गलत रास्ते पर भटक जाते हैं कम से कम उससे लौटते हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ देश के डॉक्टर्स के साथ बैठक की और उसमें कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। उसी में फैसला किया गया कि 18 साल से ऊपर के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगवाई जाएगी। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा पड़ा है। बसें तो चल रही हैं लेकिन उसमें इक्का दुक्का सवारी ही हैं। सड़कों पर अगर कुछ दिख रहा है तो वो बैरिकेडिंग और पुलिस के जवान। राजधानी दिल्ली में आज लॉकडाउन का पहला दिन है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। का पालन करें, अपनी आईडी दिखाएं, वैलिड पास हो तभी जाने दिया जाएगा। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की पहली सुबह राजधानी का नजारा कुछ ऐसा है। दिल्ली के बाराखंबा रोड की तस्वीर है। सड़कों पर जबरदस्त बैरिकेडिंग है। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं। लगातार पुलिस लोगों से लॉकडाउन की अपील कर रही है। हर आने जाने वालों को रोककर पूछा जा रहा है कि वो घर की जगह सड़क पर क्यों है। वाजिब वजह जानकर और पहचान पत्र देखकर ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की पहली सुबह आज है और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बाराखंबा इलाके में। दिल्ली का दिल कहा जाता है ये, और देखिए यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा, इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं, एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं, वो सड़कों पर आपको दिखाई देंगे। जो बसें चल रही हैं वो पूरी तरह से खाली है। इस तरफ का अगर आप नजारा देखें तो जो ये लॉकडाउन है इसका पालन कराने के लिए बाकायदा सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली के तमाम इलाकों में आज सन्नाटे जैसी स्थिति है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पुलिस सड़कों पर उतर आई है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती हो रही है। कि रात को 10 बजे से ही लॉकडाउन लग गया था और हमारा जो स्टाफ है वो हमने प्लानिंग के तहत मेजर रोड्स कवर की हैं। हर थाने में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 3 पिकेट्स हैं जहां पे इंस्पेक्टर्स रहेंगे सीनियर ऑफिसर्स के साथ में, और इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं या अंदर जहां हमें एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भीड़ रहेगी, या सब्जी मंडी है या फिर सराय का लेखा जैसा बस अड्डा है, तो इन सब पे हमने जो है वो अलग से इंतजाम करे हैं और एक्स्ट्रा फोर्स भी यहाँ लगाई है। सरकार और पुलिस के इस मिशन में अब मंदिर भी शामिल हो गए हैं। कालकाजी मंदिर प्रबंधन ने 22 अप्रैल तक मंदिर के कपाट बंद करने का निर्णय किया है। दिल्ली में रोजाना कोरोना के 20,000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। कल तो सबसे ज्यादा 240 लोगों ने दम तोड़ दिया।
कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत कल रात 10 बजे से हुई। सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी और आपात सेवा को ही इजाजत है। हालांकि बसों और आवाजाही के साधनों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इन सेवाओं के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। 6 दिन के लॉकडाउन से पहले दिल्ली सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का प्रयोग किया था। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना के बढ़ते मरीजों से जिस तरह से दिल्ली के हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ा, उसे देखते हुए सरकार के लिए सख्त फैसला जरूरी हो गया। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन तो छोटा है दिल्ली में, लेकिन प्रवासी मजदूरों के मन में इसका असर बहुत गहरा हुआ। प्रवासी मजदूरों ने कल से ही दिल्ली छोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें डर है कि ये लॉकडाउन और आगे बढ़ सकता है। गुजरात के सूरत से भी मजदूरों के पलायन की भावुक तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली में 6 दिन के छोटे लॉकडाउन का ऐलान क्या हुआ, मजदूरों के पांव चल पड़े बस अड्डे और रेलवे स्टेशन की ओर। बादशाहपुर जाना है क्या? लॉकडाउन की वजह से यहाँ से अब आप लोग जा रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर, यहाँ का खाएंगे 8 दिन, मतलब हम लोगों का रोज कमाना रोज खाना है। तो लगता नहीं है कि इस समय कोरोना का ज्यादा डर है, इस समय थोड़ा बच के रहना चाहिए? सर वो तो बचाने के लिए है ही है, लेकिन खाएंगे क्या? जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो बस मिली है। कल परसों से घूम रहे थे 2 दिन। लॉकडाउन की वजह? लॉकडाउन की वजह से नहीं, दिल्ली में पूरा लॉकडाउन कर रखा है। इधर भी कंपनी वंपनी बंद कर रहे हैं, कहाँ से बंदा खाएगा। तस्वीरें देखिए, घर लौटने की मारामारी ऐसी मची है कि बसों में ठुसे पड़े हैं लोग। बस में सीट नहीं मिल रही तो छत पर बैठ गए। 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर कहा था मजदूर यहीं रहे, लेकिन मजदूरों की बात सुनकर साफ लग रहा है कि वो भविष्य को लेकर अनिश्चित है। सरकार की बातों पर भरोसा बिल्कुल नहीं। 3-4 महीने तक जो गाड़ी वाला भी जा रहा है किस्त जमा नहीं करी उसने, रहने के लिए, किराया के लिए नहीं था, खाने के लिए। कोई पता है? 1 दिन का कहा, 1 महीना का भी कर सकते हैं, 2 महीने का भी कर सकते हैं, कोई पता है क्या? रहने की जुगाड़ नहीं ना, जब भी जा रहे हैं। कल शाम से आज सुबह तक मजदूरों के दिल्ली छोड़ने का सिलसिला जारी है। याद आ रही है पिछले साल की, जब मजदूरों ने पैदल मार्च शुरू कर दिया था। इस बार राहत ये है कि बसें और ट्रेनें चल रही हैं। आनंद विहार और यहाँ से खचाखच भरी बसें लगातार रवानगी उनकी चल रही है। जो एक तरीके से लगातार जो कंसर्न है, जो दिक्कत है, वो ये बात है कि किस तरीके से यहाँ से जो लोग लॉकडाउन से प्रभावित हैं वो घर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, सूरत से भी पलायन की भावुक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग ट्रेनों में बैठकर उत्तर भारतीय मजदूर अपने गांव को लौट रहे हैं। सूरत के औद्योगिक इलाके में लाखों की संख्या में यूपी बिहार के मजदूर काम करते हैं। लॉकडाउन के चलते लॉकडाउन लगा कहाँ है? लगने वाला है तो हम लोग क्या खाएंगे, बंद हो जाएगा तो। अगले साल लग गया तो हम लोग भूखे मरे, इसलिए हम आगे जा रहे हैं गांव। पिछले साल जब लगा था तब कहाँ थे आप लोग? यहीं थे। तब यहीं रह गए थे? नहीं, गांव चले गए थे उस घर ही। कैसे गए थे उस समय? उस समय ट्रेन से गए थे। अब यहाँ महामारी इतना हो रहा है, आदमी डर लग रहा है तो जाना ही पड़ेगा। आप जब जाएंगे तो महामारी तो वहाँ भी हो सकती है ना, गांव में वहाँ भी फैल सकती है। गांव में तो भाई कुछ नीमक रोटी भी खा के रह सकते हैं। अगर कंपनी बंद हो जाए तो पैसा 1 रुपया आप दीजिएगा, भाई कंपनी देगा नहीं देगा? पिछली बार भी ये सब देख के इसलिए इस बार हम जा रहे हैं। साल बाद पूरे देश में फिर वही कहानी, फिर वही तस्वीरें दिख रही हैं। मजबूरी, लाचारी, बेबसी एक बार फिर प्रवासी मजदूरों को शहरों से वापस अपने गाँव की ओर ले जा रही है। 1 साल पहले ही
ऐसा पलायन देखने को मिला था। आज फिर वजह वही है, वही डर, उसी लॉकडाउन का खतरा और नौकरियां जाने की फिक्र। जो तस्वीर शाम को नजर आई वही नजारा सवेरे भी था। ट्रेन पकड़ने के लिए बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। महामारी का खौफ कह लीजिए या एक बार फिर लॉकडाउन लगने का डर, एक बार फिर प्रवासी मजदूर शहरों से अपने गांव की ओर रवाना हो रहे हैं। सूरत के इस उधना रेलवे स्टेशन पर ये तमाम सारे मजदूर दानापुर एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन रात को 8:30 बजे आएगी, लेकिन दोपहर से ही ये अपने गंतव्य जाने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। दरअसल शाम को लॉकडाउन हो जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई और माध्यम नहीं है कि आखिर रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुँचेंगे। पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के हालात बदतर हुए हैं। पिछले साल की तरह संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम अभी नहीं उठाए गए हैं, लेकिन साफ नजर आ रही है प्रवासी मजदूरों के मन की आशंका उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। सूरत से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।